नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर इसको एक तरह बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट ये दोनों नाम से बोलते हैं क्योंकि इसमें हुआ था समझौता। तो किस में समझौता हुआ था ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। क्यों समझौता हुआ था, इसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ घटनाएं थी। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस समझौते में क्या क्या परिणाम प्रावधान बना, इस समझौते में क्या क्या प्रावधान बना। तो पहले ये देखें इस साइड में कि वो कौन थे, कौन ऐसे संगठन थे जिनके बीच में समझौता हुआ था। पहले तो भारत में एक बहुत बड़ा संगठन बना था, कांग्रेस। यह दो गुटों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। ये सबसे पहला संगठन था। दूसरा एक संगठन 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद से हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन हुआ था। हम पिछले क्लास में ही पढ़े थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान और बंगाल विभाजन के दौरान ही जो कांग्रेस थे ये दो गुटों में विभाजित हो गए। 1907 तक आते आते ये दो गुटों में विभाजित हो गए थे। गरम दल जिसका नेतृत्व लाल पाल कर रहे थे और नरम दल जिसका नेतृत्व ये दादा भाई नौरोजी ये लोग वगैरह वगैरह कर रहे थे। लेकिन 1906 में ही बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो एक धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म को लेकर के, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया गया और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो ये धर्म जब अलग इस तरीके से करके जब राजनीति शुरू की गई और दोनों में फूट डाला गया तो एक नया एक संगठन बन करके आया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ये लीग और ये कांग्रेस, ध्यान रहे। अब ये गरम दल अलग है, नरम दल अलग है और एक मुस्लिम लीग एक अलग है। आंदोलन वाले भी यही हैं क्योंकि जो नेता होते थे भारत के वो नेता भी इसी में थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी नेता थे, लाल पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो सबसे तीनों के अलग अलग जो नेता थे ये बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नौरोजी थे और मुस्लिम लीग की जो नेता एक तरीके से नेतृत्व काम करते रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये दोनों स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के बाद, बंगाल का विभाजन के बाद ये सब अलग अलग इस तरीके से फूट पड़ गया और आपस में एक तरीके से विरोध करते, अंग्रेजों का विरोध करते करते इन दोनों में आपस में मतभेद हो गया था। यही मतभेद के चलते और कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। तो जब हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाए हुए थे तो उस समय हमने लखनऊ अधिवेशन भी पढ़ाया था 1906 में कि लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, क्यों हुआ था, ये क्यों विशेष है। तो इसमें यही विशेष है कि इसमें इन लोगों के मध्य समझौता हुआ था। ये दोनों एक हुए थे, किसी एक मुद्दे पे सहमति बनी थी, एक जगह मिलकर के काम करना स्टार्ट किए थे। जो उनका सुझाव था ये माने, इनका सुझाव था ये माने। तो इस तरीके से जो ये गरम दल को मॉडरेट, रेडिकल दो नामों से जाना जाता है, रेडिकल और मॉडरेट। तो ये दोनों भी एक हुए और मुस्लिम लीग जो थी ये भी कांग्रेस के सुझाव को मानना स्टार्ट की थी। तो इसमें कुछ प्रावधान हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ों को। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष का काम कर रहे थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिकाचरण मजूमदार। ये था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आता है कि लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जो एक एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये 3 व्यक्ति थे। अब यहाँ से ये देखें, जो एनी बेसेंट थे ये कांग्रेस के जो नरम दल है इसके नेता थे, और जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये गरम दल के नेता हैं, नेतृत्व काम कर रहे हैं। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ये तीनों मिल करके एक साथ आए, एक साथ सहमति बनाए। लेकिन एक थे मदन मोहन मालवीय, ये गुस्सा थे। इन्होंने इस अधिवेशन का विरोध किया था, ये ध्यान रहे। प्रश्न में आता है कि लखनऊ अधिवेशन का कौन ऐसे नेता थे या फिर कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस अधिवेशन का विरोध किया था? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यह, दूसरा पॉइंट यह, तीसरा पॉइंट यह और चौथा पॉइंट यह। ये कैसा पॉइंट है? तो ध्यान सुने। इस अधिवेशन की सबसे मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता है? कि जो इस अधिवेशन के पहले जो इतने गुट बने थे, मेन गुट तो 2 ही थे, लेकिन इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों एक साथ आए, प्लस इनके नेता भी एक साथ आए। नेता कौन है? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों एक साथ मिल करके काम करना स्टार्ट किए। प्लस इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार। और चौथे नंबर पे मदन मोहन मालवीय जो थे, इस अधिवेशन का इन्होंने विरोध किया था, इस अधिवेशन में विरोध किए थे, नहीं आए थे। ठीक है ना। अब इसमें ये देखेंगे कि इस अधिवेशन के आने का क्या कारण है या फिर क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ऐसे अधिवेशन की जरूरत पड़ी। ऐसे अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वे तीनों लोग एक साथ आए? इसके पहले तो सब में मतभेद हो गया था। ये मतभेद वाले दल एक साथ क्यों आए? इसके पीछे एक कारण था, वो कारण हम लोग देखेंगे। इसके कारण था और कुछ घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं की वजह से हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से लखनऊ अधिवेशन में ये तीनों दल अलग अलग, दोनों दल जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, ये दोनों एक साथ आए, अपनी अपनी बातों पर सहमति दर्शाई। प्लस जो कांग्रेस के अंदर जो गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे, ये भी एक साथ मिल करके आए। इन सभी में समझौता हुआ। तो कोई तो कारण होना चाहिए जिसके पीछे। तो पहले नंबर पर हमारा कारण ये आता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1911 में रद्द हो गया था। बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। दूसरे नंबर पर हमारा था युद्ध।
ये दूसरे नंबर पे था। उन्नीस सौ 12 तक। ये क्या हुआ था कि यूरोप में एक तुर्की देश है, यूरोप में नहीं, ये एशिया में ही है, ये तुर्की देश है। तो इसकी शक्ति जो थी छीण हो गई थी, इसकी शक्ति छीण हो गई थी और वहाँ बाल्कन युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध में जो ब्रिटेन है ये तुर्की की सहायता नहीं कर रहा था। ब्रिटेन जो है ये तुर्की की सहायता नहीं किया। तो तुर्की का जो शासक है जिसे हम खलीफा बोलते हैं, तुर्की के शासक को हम खलीफा बोलते हैं। ये सभी मुसलमानों का खलीफा, ये खलीफा जो था ये सभी मुसलमानों का खलीफा, चाहे वो किसी भी देश। चौथे नंबर पर था प्रथम विश्व युद्ध में जो सरकार की दमनकारी नीति अपनाई गई थी। 6 नंबर पे था, एक थे मौलाना अबुल कलाम। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि उर्दू में था। अल हिलाल। इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और छठे नंबर पे मोहम्मद अली जिन्ना का एक साप्ताहिक पत्रिका था अंग्रेजी में लिखे थे कॉमरेड। इसको भी क्या किया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए ये 6 कारण हैं। देखिए लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल और जितने भी गुट बने थे, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, के सारे एक साथ आए। उसके पीछे एक कारण था, कुछ घटनाएं हुई थी। ये घटनाएं क्या थी? तो 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये ध्यान रहे, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? तो ये धर्म के आधार पे इसे डिवाइड किया गया था। मुस्लिम जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा उसे पूर्वी बंगाल, और जिस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है उसको पश्चिमी बंगाल। इस विभाजन को रद्द कर दिया गया, फिर दोनों को मिला दिया गया। तो उसके पीछे ही था कि फिर जब रद्द कर दिया गया तो जितने भी ये दल थे, जितने भी ये संगठन थे, सभी एक साथ आए इस अधिवेशन में। क्योंकि उसके पीछे क्या था कि नए नए कानून नए बन करके आते थे, अधिनियम। तो इस अधिनियम में हमारे यहाँ के राजनेता को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पसंद नहीं आती थी। मुस्लिम लीग अपना कुछ मांगे उठाता था, गरम दल अपने मांग उठाते थे, कांग्रेस के जो नरम दल थे वो अपनी मांग उठाती थी। तो सभी लोगों के बीच कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से सब लोग एक साथ आए। तो वही घटनाओं में सबसे पहले घटना था 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण से सभी लोग एक साथ आए। दूसरे नंबर पे बाल्कन युद्ध हुआ था। बाल्कन युद्ध में क्या हुआ था? तुर्की की शक्ति को छीण कर दिया गया था, ठीक है। और इस तुर्क एक ही मतलब हुआ। और वहाँ तुर्क का जो शासक था उसको खलीफा बोला जाता है। इसकी शक्ति छीण हो गई थी। इसकी सहायता अंग्रेज नहीं किया। जब इसकी सहायता नहीं की अंग्रेज, क्योंकि वहाँ तुर्क भी अंग्रेजों के अधीन था,
और वहाँ के शासक जो थे खलीफा, वो सभी मुसलमानों का खलीफा होता था, चाहे वो किसी भी देश के मुसलमान हो। जब उस खलीफा की सहायता जब अंग्रेज़ नहीं किए तो अंग्रेज़ों से मुसलमान रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। और जब नाराज़ हो गए तो कहीं न कहीं वो अपने मुद्दों को लेकर के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने मुद्दों को लेकर के एक साथ आना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये बाल्कन युद्ध में हुआ था। तुर्की का शासक खलीफा कहलाता था, ये सभी मुसलमानों का था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ थोड़ा सा दमनकारी नीति अपनाने लगे, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज़ की स्थिति थोड़ा सा धीरे धीरे खराब थी। युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ के सैनिकों, अंग्रेज हमारे यहाँ के सैनिकों से मांग करने, हमारे यहाँ के लोगों से मांग करने लगे कि आप हमारी सहायता कीजिए, और नहीं करने पर भी ज़बरदस्ती से उठा कर लेकर जाते थे, सैनिकों में लेकर के वहाँ पे युद्ध करवाते थे। तो एक तरीके से दमन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज हमेशा युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जीतना चाहता था, और उसको जीत के लिए ऐसे उपनिवेश देश जिसको गुलामों बना कर रखा है, वैसे वैसे गुलामों की सहायता चाहिए, और सहायता नहीं मिलने पे दमनकारी नीति अपना करके ज़बरदस्ती से सहायता लेता था। हमारे यहाँ के लोगों को, व्यक्तियों को सैनिक के रूप में यूज करने का एक दमनकारी नीति अपनानी स्टार्ट हुई थी। तो ये दमनकारी नीति अपनाई, जिसके वजह से उसमें दमनकारी में ये नहीं देखा गया कि आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू, सबको एक तरीके से दमनकारी नीति अपनाना स्टार्ट की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए, अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आना स्टार्ट किए थे। मौलाना अबुल कलाम की एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो उर्दू भाषा में था, उसका नाम था अल हिलाल। इसको प्रतिबंधित कर दिया, अंग्रेज ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। ये पत्रिका में कुछ न कुछ इसके लेख छापे जाते थे, प्रकाशित किए जाते थे, जो लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत बनता था। वैसे पत्रिका को अंग्रेजों ने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। साथ में मोहम्मद अली जिन्ना की एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका क्या, जो किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, उसका क्या नाम था, कॉमरेड। इसको भी अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। अब इतनी घटना होने के बाद से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों एक साथ अपनी मांगों को और अपने मुद्दों को लेकर के आए। ठीक है, तो ये था कारण और घटनाएं, जिसके वजह से इन सभी संगठन एक साथ आए इस अधिवेशन में। जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में मुसलमान अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों के दोनों एक साथ अपनी मांगों को लेकर के आए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस अधिवेशन में क्या प्रावधान था, इस समझौते का क्या प्रावधान था। समझौते का प्रावधान, इसमें हम कुछ पॉइंट को देखेंगे, कौन कौन सा प्रावधान था। तो जो कांग्रेस है, इसकी एक मांग थी सरकार से, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन ये कांग्रेस की मांग थी। उत्तरदायी शासन क्या होता है, कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि सरकार ऐसा हो, शासन ऐसा हो जो किसी न किसी के प्रति उत्तरदायी हो, या फिर वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, या फिर जनता का कोई न कोई प्रतिनिधि हो जिसके प्रति उत्तरदायी हो। ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि ये शासन अर्थात ये सरकार है, ये सरकार है, यह सरकार किसी न किसी के प्रति उत्तरदायी हो, तो या तो जनता, ये जनता के सीधे उत्तरदायी हो, या फिर जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, कोई प्रतिनिधि जिसको जनता चुन करके भेजे, चाहे जिसमें ये या तो इसके प्रति उत्तरदायी हो या तो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो जब कोई शासक या शासन या सरकार अगर किसी के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह शासक जो होता है वो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का होता है, अर्थात ये तानाशाही वाला काम नहीं करेगा, मनमानी वाला काम नहीं करेगा, दमनकारी वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे उत्तर देना पड़ता है। उत्तरदायी का मतलब ये उत्तर देना पड़ेगा इन जनता के प्रतिनिधियों को। तो यही है कि कांग्रेस का यह मांग था कि शासक या फिर शासन उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, और जो उत्तरदायी शासन की जो ये कांग्रेस मांग कर रही थी, ऐसे जो मुस्लिम लीग थी,
मुस्लिम लीग थी, इसको क्या किया, मान लिया, इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या था, देखिए अब ये कांग्रेस का मांग यह था जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का मांग क्या था, उत्तरदायी शासन की मांग। अब जो है मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो थी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग किसकी थी, ठीक है। ये देखिए मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। कांग्रेस की क्या मांग थी, मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इस व्यवस्था को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया इस अधिवेशन में। इसमें क्या है, कुछ राज्यों में मुस्लिम के लिए आरक्षित सीट कर लिया गया, आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया। ये हुआ कि सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया जाए। इतनी मांगे हुई थी। ये प्रावधान था हमारे लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, सारे संगठन एक हुए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी मांगे थी, वो दोनों अपनी अपनी मांगों को एक साथ ले आकर के समझौता किया। इसमें क्या था, कांग्रेस की मांग ये थी कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जो उसके पहले मुसलमान या मुस्लिम लीग नहीं मानता था। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लखनऊ में इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ा। और उसमें दोनों अपनी अपनी मांग, देखिए ये मुस्लिम लीग की अपनी मांग है और कांग्रेस की अपनी मांग है। तो कांग्रेस की मांग है उत्तरदायी शासन, इसे मुस्लिम लीग ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। कि किसके लिए, मुसलमानों के लिए अपना एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए, उसको भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कुछ राज्यों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए, यानी कि उस राज्य में कुछ ऐसी सीट होनी चाहिए जिसमें मुस्लिमों को आरक्षित हो, उस पर कोई दूसरे लोग निर्वाचन नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ मुसलमान लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये मुसलमानों के लिए एक आरक्षित सीट की मांग हुई, ठीक है ना। वो भी इसमें प्रावधान बनाया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया, ये भी लखनऊ अधिवेशन में प्रावधान किया गया। और सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, कुछ स्वतंत्रता, कुछ स्वायत्तता का मतलब है कुछ अपने तरीके से वो शासन प्रशासन करें। तो ये था हमारा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इसको हम लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन या फिर लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। ये समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, और दोनों अपनी मांगों को एक साथ लाए। प्लस कांग्रेस के अंदर जो गरम दल और नरम दल के जो नेता अलग अलग हो गए थे, यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था वो 1916 में जाकर के वो कांग्रेस फिर एक हुआ, एक साथ फिर आए, यानी कि नरम दल गरम दल एक साथ मिल करके कांग्रेस में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही रहेगा बस, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।